ऐसा नहीं है तो बेटे को एजुकेशन दिला नहीं सकते। एजुकेशन दिलाने के बाद भी बेटे को काम धंधा नहीं मिल रहा, जिसका नतीजा है कि हमारे यंगस्टर आज या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। और आप में से कई ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चे को यही तैयारी करवा रहे हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर और पढ़ाई मत करने के बाद तेरे को डिप्रेशन में जाना है, तुझे मरना है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं हम लोग अपने बच्चे को। क्योंकि काम धंधे लाओगे कहां से लाओगे काम धंधे? और याद रखना पुराने मगरमच्छ नई मछली को पैदा होने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। शाहरुख खान अपने बेटे को शाहरुख खान बनाएगा, आपके और मेरे बेटे को शाहरुख खान नहीं बनाएगा। अभिनेता अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं, राजनेता अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने परिवारों की जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं। अगर इस दुनिया के अंदर मरण हो रहा है तो वो हो रहा है एक आम आदमी का, आपका और मेरे जैसे लोगों का। हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ भविष्य में करने के लिए। अब मुझे बताओ क्या करोगे? कॉर्पोरेट सेक्टर्स बड़ी बड़ी बंद हो चुकी है। जेट एयरवेज एक रात के अंदर बंद हो गई। टेलीकॉम पूरी बर्बाद हो चुकी है। बीएसएनएल ने घोषणा कर दी 2 लाख लोगों को नौकरी से निकालो, जिसमें से घोषणा करते 1 लाख लोगों ने वीआरएस ले लिया। टेलीकॉम सेक्टर बर्बाद हो रहा है। एक जमाने में ओएसएस और हज चला करता था, खत्म हो गया। टाटा चला करती थी, खत्म हो गई। एयरटेल लॉस में चल रही है। जियो ऐसी कंपनी जो सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट में है, बाकी टोटल टेलीकॉम बर्बाद। इंडियन एयरलाइन बर्बाद, टोटल एयरलाइन बर्बाद, इंडिगो को छोड़ के। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मार्केट के अंदर जाओ तो कॉर्पोरेट कंपनियां बंद हो रही बड़ी बड़ी। जेट एयरवेज एक रात में बंद हो गई, 40,000 आदमी सड़क पर आ गए। आने वाले समय में जीडीपी 5% से नीचे आ गई। काम धंधे बचे नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई को पसंद नहीं करता, बाप बेटे को पसंद नहीं करता, सास बहू को पसंद नहीं करती, बहू जेठानी को पसंद नहीं करती। कारण सबको पैसा चाहिए और पैसा है ही नहीं। हेलो, मुझे एक चीज समझाइए, अगर 2019 के अंदर हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो 2029 और 2039 में क्या होगा आप लोगों का और आपके बेटे का? मुझे ये समझाइए आप लोग। क्या बोलते नहीं लोग? क्या हुआ भाई? मैं एक सिनेरियो दिखाता हूं आपको, चलो इस पे समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात समझ में तो आ रही है? मैं कोशिश करता हूं आपको एक सिनेरियो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राइट सर, नजर आ रहा बोर्ड? नजर आ रहा पीछे तक? आप बोले तो उसको आगे ले लो, ये ठीक है? 100%? नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे आ जाओ। जितना जल्दी आगे आओगे सफलता उतनी जल्दी पास में आएगी। पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको सिनेरियो को आपके सामने बोर्ड पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं, जो शायद आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। ये एक यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? एक यूनिवर्सिटी है। ये एक संस्था है जो बच्चों को पढ़ाती है। मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल लगता है, मैं अपनी हर मीटिंग में दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा सटीक समझ में आया। ये एक यूनिवर्सिटी है जहां पर आप सब अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। क्या सोचकर एडमिशन करवाते हैं कि एक दिन मेरा बेटा यहां पर पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राइट सर? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं सर? कोटा वाले बोलते नहीं है। ओके, आप एडमिशन करवाते हैं यहाँ पर एक सपना देखकर कि मेरा बेटा या मेरी बेटी संस्था के अंदर पढ़कर एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, एक दिन बहुत आगे निकलेंगे। राइट? यही सोचते हैं हम लोग। इन एडमिशन कराने के लिए आप लोग अपने सपनों का गला घोट देते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं, इसलिए आप सपने का गला घोट रहे हैं। क्योंकि आप अपने बेटे को महान बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा हिंदुस्तान भी सोचता होगा, सोचता है ना? मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपने अपने इस यूनिवर्सिटी में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया। कितने बच्चों ने? एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल समझिएगा। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूं और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आपके परिवार और पूरे हिंदुस्तान के 100 बच्चों ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया और इस एडमिशन लेने के साथ एक सपना देखा कि एक दिन मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो क्या ये 100 के 100 बड़े बन जाएंगे? है जी? नहीं बनेंगे। 80% लोग सेकेंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन से पास होते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? 20% बच्चे फर्स्ट डिवीजन और मेरिट के अंदर आते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? ये 20% बच्चे वो बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं,
इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। इनका दिमाग इतना शार्प है कि इन्होंने एजुकेशन लेके अपने आप को स्टेबल कर लिया। ये वो बच्चे हैं जिनके पास इतनी नॉलेज है कि धीरूभाई अंबानी को भी सिखा सकते हैं, अनिल अंबानी को भी सिखा सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपने आप में बाहुबली हैं। इन बच्चों के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और मानकर चलो आपका बेटा इनमें नहीं इसमें है। आपका बेटा किसमें है? इसमें। मान लो क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को कमजोर तो बताएगा नहीं। मान लो कि आपका बेटा, आप सबका बेटा 20% के अंदर आ गया और आपका सीना चौड़ा हो गया। मेरा बेटा कॉलेज का टॉपर, मेरे बेटे ने क्या एजुकेशन ली है, अब मेरा बेटा हिंदुस्तान को फाड़ के रख देगा। मान लो, मान लो ना, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होने वाला है समझते हैं। राइट, आपके बच्चे का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, इस कॉलेज का टॉपर बन गया और आपको अपने बेटे पर घमंड है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो गया। राइट सर, अब देखो क्या होने वाला है। बड़ी वैकेंसी निकली एक। कितनी निकली? एक। हमेशा बड़ी वैकेंसी एक निकलती है और बड़ी वैकेंसी एक निकली तो इन 20% बच्चों के अंदर लड़ाई चालू हो गई। मेरे को मिलेगी, 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 मेरे को मिलेगी। कितनों को मिलेगी? कितनों को मिलेगी? हेलो, कितने को मिलेगी? मान लेते हैं इसको मिल गई। ये 20 लड़के जो आपस में किसी जमाने में दोस्त हुआ करते थे, इस नौकरी के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पहला। दूसरा, इन 20 लड़कों में से इसको मिल गया काम। अब 20 में से एक को निकाल दो, बाकी बच्चे 19। ये 19 बच्चे अब ये क्या करेंगे? ये तो इंटेलिजेंट भी है, होशियार भी है, नॉलेज भी है, इनका माइंड भी शार्प है, लेकिन काम तो एक ही था ना। अब मुझे बताओ 19 बच्चों का क्या होगा? मैं हायर साइड पे जा रहा हूं, लोअर साइड पे नहीं जा रहा। मैं आपको हायर साइड पे जाके समझा रहा हूं और ऐसी जगह पर जाकर समझा रहा हूं जहां पर आपके बच्चे के पास सब कुछ है। ही इज द किंग, वो मास्टर है, लेकिन काम तो एक ही था ना भाई। अब मुझे बताओ कि वो एक को मिल गया, 19 बच्चे ये क्या करेंगे? जबकि ये होशियार भी है, इंटेलिजेंट भी है, इनके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है। बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे ना यहाँ पे, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। कोई प्रोफेसर होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई कुछ भी नहीं होंगे। मैं सबसे पूछ रहा हूँ। कोई कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं। और जबकि मैं आपके बेटे को कमजोर नहीं बता रहा, मैंने आपके बेटे को हायर साइड पर रखा है, इंटेलिजेंट। अब मैं तो ये पूछ रहा हूं कि काम तो एक ही था ना, वो क्या करेगा भविष्य में? है? अगली बार कोशिश करेंगे। क्या करिए मैडम, बोलिए ना, हम तो तैयार है सुनने को। तो आपको क्या लगता है दूसरा डिपार्टमेंट खाली पड़ा है? इस कलयुग के दौर के अंदर मैडम भीख मांगने की भी लाइन लगी हुई है। आप स्टेशन पे खड़े हो जाओ, भीख मांगने के लिए एक नहीं 50 आएंगे। आज बात देख लो, आप कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ लो। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहले आपको बता दो, नहीं समझ में आता तो फिर मैं बताऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अगर मैं आकर ये बोल देता आरसीएम कर लो, पैसा आता है, समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझ में आएगा, आरसीएम करना ही पड़ेगा। कोई डिपार्टमेंट नहीं है। डॉक्टर्स की लाइन लग चुकी है बेरोजगारी की, इंजीनियर्स की लाइन लग चुकी है बेरोजगारी की, बाबुओं की लाइन लग चुकी है बेरोजगारी की, साइंटिस्टों की लाइन लग चुकी है बेरोजगारी की। अरे यहां तक कि बेरोजगारों की भी लाइन लग चुकी है बेरोजगारी की। काम धंधे बचे ही नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे हो। और विश्वास नहीं हो तो आजमा लेना, ये स्टेशन रहा पास में, अभी जाना और एक 500 गड्डी हाथ में लेना, 500 की गड्डी, नोट ले लो, नोट ले लो, नोट ले लो, नोट ले लो, नोट ले लो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके नोट 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। और आज भी खत्म नहीं होंगे भाई साहब, मुझे तो कुछ नहीं आएगी। भरी सर्दी के अंदर कंबल बांटने जाते हो ना, कंबल बांटने जब दया अंदर दया पैदा होती है, दान करने मार्केट में जाते हो ना मैडम। आज सर्दी बहुत है, थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं, कंबल बांट लेते हैं। वो कंबल वाले इतने हरामजादे होते हैं कि आपको उठा के ले जाएंगे, कंबल सही थी, चक्कू दिखाते हैं बेटे, और कंबल ले जाने के बाद बोलते हैं मेरा भाई भी बाकी है, मेरा रामलाल भी बाकी है, और उसको बुला ले।
आई मीन दूसरे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर फील्ड में कंपटीशन इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है। अगर आप प्रैक्टिकल जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो मैडम आज की तारीख के अंदर बड़ी बड़ी औरतें, बड़ी बड़ी लेडीज अच्छी खासी उम्र पाने के बाद भी स्ट्रगल कर रही है नौकरी पाने के लिए, और बूढ़े हो चुके आदमियों को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, अगर 2019 में हमारी ये हालत है तो 2029 में हमारा क्या होगा और हमारे बच्चों का क्या होगा, ये बताओ मुझे। तो आप, मैं तो नहीं कह रहा आरसीएम बिजनेस करो, मत करो, लेकिन करोगे क्या? नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, आरसीएम समझ में आ नहीं रहा है, भविष्य में क्या करोगे मुझे बता दो। नहीं, परेशान होना भी चाहिए। अगर आप परेशान नहीं होगे इसका मतलब आपकी आत्मा मर चुकी है अंदर से। प्रैक्टिकल सोचिए, मेरे को बताइए क्या करेंगे फ्रेंड्स। और कड़वा सकती है, मैं आपके माइंड का ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं आरसीएम नहीं बिठा रहा पहले, बस सबसे पहले जो गंदगी भरी हुई है ना, जो मार्केट के अंदर लोगों ने भर दी है, उसको निकाल रहा हूं। आतंकवादी बनेगा ये पहले भाई साहब मिले जो आतंकवादी बनेंगे। बेटा हमारे गांव के अंदर एक लड़का एक लड़की को लेके भाग गया। इस भाई साहब की बात पर एक कहानी सुना रहा हूं छोटी सी। हमारे गांव में एक लड़का एक लड़की को लेकर भाग गया। अब वो स्टेशन के ऊपर बस का इंतजार कर रहा था कि मैं इस लड़की को लेकर शादी करूंगा। तो सामने से 5, 7, 10 आदमी आए लठ ले लेके, वो लड़की वाले थे। तो उस लड़के ने पता क्या किया, फिल्मी स्टाइल में उस लड़की को पता क्या बोला, तू मेरे पीछे आ जा, मैं 10 को संभाल लूंगा। वो भी आतंकवादी बन गया था उस टाइम, तो आतंकवादी बन गया ना वो। उसने लड़की को पीछे खड़ा किया, सामने से 10 आदमी आए, एक ने खींच के लठ मारी। तो लठ मारते उसके मुंह से क्या निकला, ये तो मेरी बहन है। एक लठ में दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब डंडा पड़ता है ना भैया तो अच्छे अच्छे आतंकवादी लाइन पे आ जाते हैं, और खा के देख लेना पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल बात करो यार, प्रैक्टिकल बात करो यार। आतंकवादी बन जाऊंगा ये कोई मजाक नहीं है जिंदगी का। 84 लाख होने के बाद मानव जीवन मिलता है, और हम लोग इस जिंदगी को कॉमेडी में काट रहे हैं, कॉमेडी में काट रहे हैं हम लोग। एक आदमी की एवरेज उम्र होती है 50 साल, और मैं हमेशा बोलता हूं जिसमें से 25 साल तो ये सोचने में निकाल देता कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता कि कैसे करना है, जिंदगी खत्म। और मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। हमारे में से और पूरे देश के अंदर यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, या पूरे हिंदुस्तान के आंकड़ों की बात कर लेता हूं मैं, हमारे देश के अंदर 80% लोग आज अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी में जिंदगी जी रहे हैं, खुद की लाइफ जी लो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पिताजी की जमीन थी, बेटी की शादी करी तो जमीन का टुकड़ा बेच दिया, बच्चे को पढ़ाना था मकान बेच दिया। हमने तो अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेच के अपने बच्चों को पढ़ा दिया, शादियां कर दी। वो क्या करेंगे, वो क्या बेचेंगे, उनके लिए क्या छोड़ा हमने? लाइफ को इतना इजी मत लीजिए, इतने कॉमेडी में मत लीजिए। जिंदगी बहुत सीरियस है, और कहते हैं कि बहुत शायद कोई पुण्य किया हम लोगों ने, इसलिए हमें भगवान पे धरती के ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया। अगर कुत्ता जानवर बना देते तो क्या करते हम लोग? अगर हमें इंसान बनाया तो अपनी जिंदगी के महत्व को समझिए मेरे भाई। अगर आज आपको भगवान ने धरती के ऊपर इंसान बना के भेजा है तो आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा कीजिए, कैपेबिलिटी पैदा कीजिए कि लोग आपके पीछे भागे, आप लोगों के पीछे मत भागिए। हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज ये हो चुका है, हमारे में से बैठा 80% आदमी आज अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है दूसरों की जिंदगी बनाने में, खुद वहीं का वहीं है, खुद वहीं का वहीं है। आप जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोगों में से मैक्सिमम लोग अपने टाइम को किल करते हैं। क्या करते हैं? किल करते हैं, मारते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए वो बड़े बन जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही, इसे समझना पड़ेगा। अपने टाइम को किल करना बंद कर दो। और मैं एग्जांपल देके समझाता हूं हम हमारे समय को कैसे मारते हैं। हम लोग राजनीति पे ऐसे चर्चा करते हैं जैसे अगला प्राइम मिनिस्टर मेरे घर से निकलने वाला है। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। 5-5, 7-7, 10-10 घंटे हम एक ही टॉपिक को लेके बैठ जाएंगे और उस टॉपिक के ऊपर ऐसे बातें करेंगे जैसे कि अगला सीएम हमारे घर से बनेगा। क्या कर रहे हैं हम ये? मेरे गांव के अंदर कोई हादसा हो जाता है और उस हादसे का होने के बाद पूरे गांव को खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं कि रामलाल के घर के अंदर ये हो गया,
अब किस किस को बताऊं, आज भी ढूंढते हैं। जब तक पूरे गांव को खबर नहीं पहुंचाते, नींद नहीं आती रात को। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? बाहर जाएंगे और बड़े बड़े प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों की तारीफ ऐसे करेंगे जैसे वो हमें पैसा देने वाली है, लेकिन उनके प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट को हम पॉपुलर कर देते हैं। हम वहीं के वहीं हैं। कड़वा सत्य समझिए कि हमारे पावर को और हमारी ताकत को हम खत्म कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी सुना कि अमिताभ बच्चन जी की पब्लिसिटी अमिताभ बच्चन की मूवी की पब्लिसिटी शाहरुख खान कर रहा है? कभी सुना आप लोगों ने? क्यों? अच्छा, कभी आप लोगों ने यह सुना कि अमिताभ बच्चन जी अपनी पिक्चर देखते हुए पकड़े गए हैं? समझना, बड़े आदमियों की बात बता रहा हूं। अमीर इज इक्वल टू गरीब। गरीब हम लोग, अमीर वो लोग। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दोनों के अंदर। हम लोग पब्लिसिटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कभी आपने ये सुना कि शाहरुख खान अपनी मूवी देखते हुए पकड़े गए, या अमिताभ बच्चन जी अपनी मूवी देखते हुए पकड़े गए, या अंबानी आपको किसी से बीच के ऊपर खेलते हुए मिले, तो बैडमिंटन खेल रहे हैं या बीच में सो रहे हैं आराम से? इन लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी ये लोग अपने समय को किल नहीं करते, ये अपने काम में जुट जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, क्योंकि इनको और बड़ा करना है। और हम लोग जरा सा कुछ हो जाता तो संतुष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में लग गया और मेरी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए हो गई, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, हाँ लाख रुपए मिल गया, अब क्या चाहिए, जिंदगी खत्म। आपको 50,000 रुपया महीना मिलता है और 50,000 में आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने दुनिया जीत ली। 50,000 कमाता हूं। हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, इसलिए हम वहीं के वहीं हैं। और कोई भी बड़ा आदमी संतुष्ट कभी नहीं होता। क्या जरूरत थी जियो उतारने की? क्या जरूरत है 75 साल के बूढ़े अमिताभ बच्चन जी को टीवी के ऊपर या पिक्चर बनाने की? वो लोग आज भी संतुष्ट नहीं है, और हम लोग छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम वहीं के वहीं हैं। ये आदत कब छोड़ेंगे हम लोग? मरने के बाद। और ये बात मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बात मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी तो बन गई, मेरी जिंदगी तो बन गई। मेरे पास इतना पैसा है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इतना आता है मेरे पास जितने आप सोच भी नहीं सकते। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा ये बातें, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे पिताजी बनाकर चले गए, और आज मैं उनके उसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पसीना मैं मेरे लिए नहीं बहा रहा, ये पसीना मैं आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए बहा रहा हूं, कि एक दिन आपका बेटा भी रवि शर्मा बन जाए। हेलो, लेकिन इस माइंड को खोलना पड़ेगा, इस माइंड को खोलना पड़ेगा। ये पसीना, ये मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पैसा कमाना है। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, और आपके सीनियर आपको बता देंगे 100 करोड़ का बिजनेस होता है तब एक स्टार डायमंड पैदा होता है। एम आई राइट या रॉन्ग? 100 करोड़ का बिजनेस होता है, महीने का बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, 100 करोड़, तब एक स्टार डायमंड पैदा होता है। साल का नहीं, महीने का बोल रहा हूं। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को पैसे की भूख नहीं है, लेकिन मुझे भूख है कि एक दिन आपका बेटा भी यहां पर खड़ा और दुनिया उसको सलाम करे। वो किसी के सामने जाके 10 या 20 हजार की नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाए, वो जहां पर खड़ा हो जाए उल्टा लोगों को नौकरी पर रख सके। वो ताकत मैं आपके बच्चे को देना चाहता हूं, वो पावर मैं आपके बच्चे को देना चाहता हूं, और वो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को, निकलना पड़ेगा अपनी संतुष्ट होने वाली जिंदगी से बाहर। खत्म करो यार ये संतुष्ट होना, खत्म करो। मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूं। लोग मेरे से पूछते हैं, रवि शर्मा जी आपका हाईएस्ट चेक कितना आया? और मैं एक ही जवाब देता हूं, मुझे अभी तक हाईएस्ट चेक आया ही नहीं है, अभी आना बाकी है। मुझे हाईएस्ट चेक अभी तक आया ही नहीं है, आना बाकी है, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं मेरी इनकम से संतुष्ट नहीं हूं, और वो जुनून, वो जज्बा जिस दिन आप में पैदा हो जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूं नंबर 1 बन जाओगे, नंबर 1 बन जाओगे मेरे भाई। लेकिन वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। कितने लोग रवि शर्मा बनना चाहते हैं साहब? अच्छा, रवि शर्मा बनने से पहले ओपी शर्मा बनना पड़ेगा। वो कितने लोग बनना चाहते हैं? पसीना बहाना पड़ेगा भैया, सफलता आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए बहुत ज्यादा। और क्योंकि ऊपर वाला भी फिर चेक करता है ठोक बजा के, ऊपर वाला भी
चेक करेगा कि तू पैसा वाले बनने लायक है या नहीं है। ऐसे थोड़ी कि हर किसके हाथ में डायमंड पकड़ा देगा वो, तू ले जा नेवर। वो भी चेक करता है कि भैया तेरी जिंदगी के अंदर तू बड़ा बन सकता है नहीं बन सकता। और आपको बता देता हूं, जब आप आरसीएम बिजनेस में आएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा करेगा ऊपर वाला। कोई भी करेगा, वो नए नए तरीके से आपके सामने आएगा। पहला तरीका सबसे पहले आएगा आपकी बीवी के रूप में। किस रूप में आएगा? आपकी बीवी के रूप में भगवान पधारेंगे साक्षात। कहा क्या कर रहे हो जी? आरसीएम कर रहा हूं। घर से बाहर निकल के टांगे तोड़ दूंगी। चैलेंज। दूसरा चैलेंज आएगा आपके रिश्तेदार के रूप में। रिश्तेदार बोलेंगे और आजकल कहाँ लगे पड़े हो? आप बोलोगे आरसीएम में लगा पड़ा हूं। वो बोलेंगे काम चालू कर दिया पागल बनाने का, हमारे घर में मत आना आज के बाद। सेकंड चैलेंज। तीसरा चैलेंज आएगा आपके दोस्तों के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर, जो आपके आसपास के मित्र हैं वो आपकी जिंदगी में चैलेंज पैदा करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ऊपर वाला खुद चैलेंज बन के नए नए रूप में आपके सामने खड़ा होगा। या तो चैलेंजेस से टकरा के आगे बढ़ जाओ, या हथियार डाल के पीछे चले जाओ। हथियार डाल के पीछे चले जाओगे तो महान बन जाओगे, क्योंकि दुनिया का हर आदमी वही काम कर रहा है, डरता है। और भिड़ जाओगे, चैलेंज के साथ भिड़ जाओगे तो लोग मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग आपको पागल भी बोलेंगे। तो पागल है सारा, पागलों से काम कर रहा है। और याद रखना, जिस दिन आपको पागल बोलना चालू कर दिया ना, सफलता आपके पास आने वाली है। याद क्योंकि इतिहास उठा के देखो, जितने भी पागल थे उन्होंने इतिहास को रचा, और जितने भी समझदार थे वो इतिहास पढ़ रहे हैं। है या नहीं? सही कह रहा हूं सर? और आश्चर्य की बात बताने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिलेनियर्स 5वीं और 10वीं फेल हैं, और हम लोग हमारे बच्चों को करोड़ों रुपए की एजुकेशन देने के बाद उन फेलों के पास नौकरी करने भेज रहे हैं। आप जानते हैं कि वो बड़े क्यों बन गए? क्योंकि वो 5वीं फेल थे। अगर डॉक्टर बन जाते तो दूसरा काम कर ही नहीं सकते थे, और जो 5वीं फेल हो सब काम करना जानता है। आई मेरी बात समझ में? इसलिए आपको अगर सफल होना है तो जिंदगी में याद रखो, उस छोटे बच्चे से सीखो जिस बच्चे में एक जिद होती है किसी चीज को पाने की। वो जिद अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपको अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो आपको अपनी डिग्रियां, आपकी नौकरी, आपका एटीट्यूड, आपकी जो भी इनकम है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सबको साइड में रखना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूं इसलिए आरसीएम नहीं करूंगा, तो डॉक्टर ही रह जाएगा जिंदगी भर। और तो डॉक्टर तू है, कोई गारंटी कि तू तेरे बेटे को डॉक्टर बना देगा क्या? है सर? मैं इंजीनियर हूं इसलिए मैं आरसीएम नहीं करूंगा, तू इंजीनियर है, कोई गारंटी कि तू तेरे बेटे को इंजीनियर बना देगा? नो सर। इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ा रूप लेना है, आपको अपने एटीट्यूड, अपनी इनकम को साइड में रख के उस छोटे बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, जो बच्चा अपनी माँ से ये बोलता है कि मम्मी मम्मी खिलौना दिला दो, और मम्मी बोलती है माथा मत खा, अपने बाप का जाके सर खा, यहाँ से भाग जा। और वो बेटा चुपचाप चला जाता है। 2 घंटे बाद फिर वो जिद लेके अपनी मम्मी के पास जाकर बोलता है मम्मी मम्मी खिलौना चाहिए। मम्मी वापस उसको भगा देती है कि भग जा यहाँ से, खिलौना नहीं है। शाम को फिर वो बच्चा अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि मम्मी मम्मी खिलौना चाहिए, तो मम्मी बोलती है मेरे पास मत आना, जूतों से मारूंगी, अपने पापा के पास जा। बेटा पापा के पास चला जाता है, पापा को जाके बोलता है पापा पापा खिलौना चाहिए। पापा बोलते हैं सर मत खा, मुझे काम करने दे, पहले बहुत टेंशन है। फिर वो छोटा सा बच्चा 2 घंटे बाद आता है, फिर बोलता है जिद, किसी चीज को पाने की जिद बच्चों से सीखो मेरे भाई। 2 घंटे बाद वो बच्चा फिर आता है, बोलता है पापा पापा खिलौना चाहिए। पापा बोलते हैं चुपचाप अपना बैग तैयार कर, सुबह स्कूल जाना है। बेटा चुपचाप सो जाता है, सुबह फिर उठता है, स्कूल चला जाता है, और स्कूल जाते जाते अपने माँ बाप को एक चीज बोल कर जाता है, पापा पापा स्कूल से हमको तब खिलौना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आके बैग रखता है, बैग रखते ही सीधे अपने पापा मम्मी के पास आके बोलता है मम्मी मम्मी खिलौना दिला दो। तो माँ और बाप परेशान होकर पता क्या बोलते हैं, 4 दिन हो गए माथा खाते खाते, इसको खिलौना दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो सर रोज खाएगा ये। और वो खिलौना दिला देते हैं। ये जिद उस बच्चे से सीखिए, जो छोटा सा बच्चा जो 4 या 5 साल का होता है, अपनी जिद के कारण उसको सफलता मिलती है। उसका टारगेट क्या है? वो खिलौना, और वो पा लेता है। और हमारा टारगेट, जैसे हम समझदार हो जाते हैं ना, हिलना चालू हो जाता है, क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं।
हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं, इसलिए हम जिंदगी में असफल हो जाते हैं। अगर जिद पकड़नी है तो छोटे बच्चे जैसी पकड़ो मेरे भाई। अगर बड़ा बनना है तो एटीट्यूड को साइड में रख दो। लोग मजाक बनाएंगे, बनाने दो। लोग हंसेंगे, हंसने दो। एक दिन वही लोग आपके पाँव में झुकेंगे, आपके सामने झुकेंगे। मैं वादा करता हूं, ये कमिटमेंट है। और आश्चर्य की बात है सर, ये जिद को अगर आप जिद के अंदर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को वापिस से, अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया, आज आपने अपने आप से कोई कमिटमेंट नहीं किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं फिर फ्यूचर उठा के लिए चीजें करेंगे क्या? करेंगे क्या? आई रिपीट अगेन, नौकरियां नहीं है, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए नहीं है, उधार लेकर भी आ जाओगे तो पुराने मगरमच्छ खा जाएंगे। बचा क्या रास्ता? एक ही रास्ता बचा, जिस रास्ते का नाम है एक ही रास्ता बचा, जिस रास्ते का नाम है क्योंकि दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप दुनिया के किस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा कर पाएगा क्या। लेकिन एक बार आपने इस नेटवर्क पर काम कर लिया, रॉयल्टी और टेक्निकल को निकाल दिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जहां से छोड़कर जाएंगे वहां से आपका बेटा चालू करेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ढूंढ लेना, ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। यहां पर एक चीज घुसाइए कि आज के बाद मैं अपने एटीट्यूड को साइड में रख के इस आरसीएम बिजनेस को गले लगाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरे उन सभी सपनों को पूरा करेगा और मेरी इनकम ऑफ लिमिटेशन और लाइफ स्टाइल को बदलेगा। बाकी कोई रास्ता नहीं है। आजमा लेना और ढूंढ लेना, मिले तो हमें बता देना। इसके अलावा कोई रास्ता मिले तो हमें बता देना, और नहीं है तो हमारी सुन लेना। कुछ तो करो, कुछ तो एक काम ऐसा करो जिससे कि हमें भी लगे कि आप कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी शांत शांत बैठ गए आप लोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। पैर से बिजनेस मेरे फादर ने स्टार्ट किया, बड़े गरीब परिवार का लड़का रहा मैं आपको जैसा बता रहा था कि मेरे गुलाबपुरा विजयनगर का रहने वाला हूँ और 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। मेरे दादाजी के पास कुछ भी नहीं था। इवन हम इतने गरीब थे कि मेरे को आज भी याद है कि मेरे पिताजी, हमारे घर में चूल्हा हुआ करता था। चूल्हा जानते हैं ना? चूल्हा सभी जानते होंगे। चूल्हे के ऊपर रोटी बनाने के लिए हमारे पास लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं होता था, तो मेरे पिताजी अपनी 6 साल की उम्र के अंदर सड़क के ऊपर जो गाय गोबर कर देती है, गोबर, उस गोबर को घर में लाके सुखाते थे और उस गोबर से हमारे घर में रोटी बनती थी। हम वहां से निकले हुए हैं। कभी कभी तो मेरे दादाजी पैसा कमा के नहीं लाते थे, तो मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन, उनके भाई बहन, मेरे बुआ, मेरे चाचा पेट पे कपड़ा बांध के सोते थे। कभी कभी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक 6 साल की उम्र का बच्चा जिसको खिलौने चाहिए होते हैं, मेरे पिताजी ने 6 साल की उम्र के अंदर खिलौनों को और खेल को साइड में रख दिया था और बाल्टी के अंदर कचौरी रख के सरकारी दफ्तरों के अंदर, वहां विजयनगर के अंदर कचौरी बेचते थे। हेलो, मेरी बुआ और मेरे पिताजी, जब मेला लगता था ना, मेला, उस मेले के अंदर वो कोने में बैठ जाया करते थे छोटे से, और समय एक गेम चला करता था। नीचे एक चिट होती थी, चिट, उसको तोड़ते थे, खोलते थे, उसमें से खिलौना निकलता था। ऐसा एक गेम आया करता था, एक पत्ता आया करता था, मैं नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं, अभी होता है कि नहीं होता, आता था ना। नीचे एक चिट तोड़ते थे, उसमें से खोलते थे, अंदर कोई गेम निकलती थी, उस गेम को तोड़ के ले जाया करते थे। ऐसे गेम खिलौनों में मेले में खिलाया करते थे। पढ़ने का पैसा नहीं था, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और सरकारी स्कूल के अंदर जब वो पढ़ाई करते थे तो मेरे दादाजी अक्सर बोला करते थे मेरे पापा को कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इस पढ़ाई के अंदर, साइकिल की दुकान पर जाके जा और टायर खोलने का काम चालू कर। तो मेरे फादर बोलते थे टायर वायर नहीं खोलूंगा, पढ़ाई करूंगा। और मुझे आज भी याद है, मेरे फादर ने अपनी बचपन की उम्र से लेकर अपनी मौत तक जिंदगी में कभी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा। और अक्सर मुझे एक बात वो सिखाकर जाते थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे फादर मेरे को एक चीज बोला करते थे कि रवि, इस दुनिया के अंदर जो आदमी संतुष्ट होना सीख गया, उसकी प्रोग्रेस खत्म हो गई। आप जिंदगी में कभी भी संतुष्ट मत हो, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन या कुछ भी बन जाए, संतुष्ट मत होना। मुझे आज भी याद है 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी स्कूल की कंप्लीट करी, और जब राजस्थान तो इसलिए बोलता हूँ कि बाहर मीटिंगें करता हूँ इसलिए मुंह पे आ जाता है एकदम से।
मैं राजस्थान में ही हूँ भी तो। अजमेर जानते हैं सारे? अजमेर में डीएवी कॉलेज में कदम रखा पहली बार, और जब कॉलेज में मेरे फादर ने एडमिशन लिया तो मेरे को आज भी याद है कि मेरे फादर के पास पहनने के लिए पैंट नहीं होती थी। पैंट जिंदगी में पहली बार ये पैंट क्या होती है कॉलेज में आके पहनी। शर्ट और पैंट कॉलेज में खरीदा, उसी पैंट को वो कॉलेज से आकर धो के सुखा देते थे और अगले दिन कॉलेज पहन कर जाते थे। और जब वो कॉलेज से आकर उस पैंट को सुखाते थे तो वो लंगोट होती है ना, लंगोट क्या बोलते हैं, धोती, लुंगी, लुंगी, राइट, लुंगी पहन के ढाबे के ऊपर, ब्यावर में ढाबे के ऊपर, अजमेर में ढाबे के ऊपर कचौरी पकड़ाते थे। कचौरी पकड़ा के मेरे फादर तो अपनी कॉलेज भी कंप्लीट कर ली, और जब कॉलेज से निकले तो सीधा राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। हेलो, सन 2000 मेरे फादर की एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। कब की बात बता रहा हूं, कम होती है। सन 2000 में एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपी इन ए मंथ। सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया। सरकारी बंगला मिला भीलवाड़ा से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है गंगापुर, नाम सुना है? गंगापुर में एक मिल है कोऑपरेटिव, पता करना। उस कोऑपरेटिव मिल के अंदर मेरे फादर को सरकारी बंगला मिल चुका था, गाड़ी मिल चुकी थी, शानदार एसी कैबिन था। उस जमाने में एसी कैबिन था और कंप्यूटर लगा हुआ था, और सैम कंप्यूटर चालू हुआ था सेलेरॉन से। उसके बाद पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 आते चले गए। सेलेरॉन जैसे सिस्टम से मेरे फादर ने जिंदगी की शुरुआत करी थी। और मेरे फादर से मिलने से पहले कार्ड अंदर जाता था, फिर आदमी मिल नहीं सकते थे। जिंदगी बदल गई। एक आदमी जो एक मजदूर का बेटा था वो आज एक ऑफिसर बन गया, मुबारक हो। और जब एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन जाता है तो वहां पर आके सब संतुष्ट हो जाते हैं कि मतलब ऑफिसर बन गया, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन मेरे फादर जब भी ऑफिस से आते थे टीवी कम देखते थे और बेड पे लेटकर सोचा करते थे। और मैं और मेरी मदर उससे पूछा करते थे, आप क्या सोचते रहते हो? तो मेरे फादर मेरे को बोला करते थे, मेरी मदर को बोला करते थे, इससे भी बड़ा करना है। क्या बोलते थे? तो मेरी मम्मी बोला करती थी, इससे बड़ा क्या, पागल हो गए हो क्या? 25,000 रुपया महीना सैलरी आपकी अभी है, इससे बड़ा क्या होता है? इससे भी बड़ा। मैंने कहा लगता है पापा जी डिस्टर्ब हो गए। अब इससे बड़ा बड़ा बोला तो करते थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था नागर साहब, करें कैसे? उसी समय अगस्त के महीने में 2000 में, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग जो बोर हो रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है, सुनते नहीं हो, उससे पहले पूछ जाते हो। पहले सुनते हो मैं क्या बोल रहा हूं। हेलो, अगस्त सन 2000 के अंदर मेरे फादर अक्सर सोचते थे कुछ बड़ा करना है, मतलब उनके दिमाग में शुरू से था, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुए कभी लाइफ के अंदर। तो एक आदमी भीलवाड़ा से आया, सुन रहे मेरी बात? एक आदमी भीलवाड़ा से आया बड़ा एक्साइटमेंट के साथ, उसके हाथ में कपड़े की किट थी। वो आके बोला, शर्मा साहब मिलना है। आजा। कहां पर हो? ऑफिस में। ओके आ रहा हूं। आदमी को ऑफिस में बुलाया, आजा। बोल क्या है? उसने कपड़े की किट मेरे फादर की टेबल पर रख दी। ये कपड़ा है। बोला क्या करूं? इस कपड़े को पहनने से पैसा आता है। तो मेरे पापा बोले पागल हो गया तू, कपड़ा पहनने से पैसा जाता है? नहीं सर, ये पहला कपड़ा है जिसको पहनने से पैसा। मेरे फादर ने, उस आदमी ने मेरे फादर को अगस्त के महीने में सन 2000 में एक मार्केटिंग प्लान दिखाया था, जो मार्केटिंग प्लान आज आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाया जाता है, राइट? उसने बोला कि सर एक कंपनी है भीलवाड़ा से चालू हुई है, यहाँ पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है, और ये कंपनी दुनिया की वो कंपनी है जो मैं समझता हूँ कि अगर कपड़ा पहनने से पैसा देती है तो उससे बेहतर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे फादर ने उसको बोला 5 दिन बाद आना, उसको रवाना कर दिया, और 5 दिन बाद उसको वापस से बुलाया, आजा।
और मुझे आज भी याद है वो आदमी आया था 15 अगस्त सन 2000 को मेरे यहाँ पे, और मेरे फादर ने 15 अगस्त सन 2000 में फॉरम साइन किया था, और उस फॉरम का नाम था ये RCM का फॉरम जो आज आप लोग ऑनलाइन साइन करते हैं। कहाँ साइन करते हैं आप? ऑनलाइन साइन करते हैं। उस टाइम येलो कलर के फॉरम आया करते थे, और वो पूरे का पूरा पैड मेरे फादर के पास हुआ करता था, उसे फाड़ फाड़ के मेरे फादर सबको बांटते थे, साइन करा करा के लाओ। कुछ लोग उसमें पकौड़ी खाते थे, कुछ लोग कचौरी खाते थे, और जिनकी किस्मत बहुत बुलंदियों पर थी उन्होंने उसको भर के जमा करा दिया। और जो कचौरी खाते थे उस फॉर्म में वो आज भी कचौरी खा रहे हैं, और जिन्होंने जमा करा दिया वो सब मर्सिडीज और BMW में घूम रहे हैं। राइट सर? अपॉर्चुनिटी। बिजनेस आया, मेरे फादर ने बिजनेस को साइन किया। साइन करने के कुछ समय बाद मेरे को फोन आया, रवि क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ाई कर रहा हूँ। एक काम कर, तेरी साइकिल उठा। उस टाइम मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। तेरी साइकिल उठा, कार्गो में जा, कार्गो से कपड़े की गांठ है, इस गांठ को रिक्शे में रख और घर पर लेके आ। मैं रवि शर्मा जो आपके सामने खड़ा हूँ, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपको पता ही रहेगा राजस्थान में क्या टेम्परेचर रहता है। अच्छा खासा टेम्परेचर था। अपनी साइकिल के ऊपर पेडल मारता था, कार्गो में जाता था, उस कपड़े की गांठ को रिक्शे में रख के अपने घर में लेके आता था। मैं, मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर ज़मीन पर बैठ के वो 5 पेंटें पैक किया करते थे, और शाम को मेरे फादर आते थे ऑफिस से, उस किट को उठाते थे, उठा के पड़ोसी को जाकर बोलते थे कि सर RCM बिजनेस आया, ज्वाइन कर लो। कपड़ा पहनने से पैसा आता, तो पड़ोसी बोला शर्मा जी नौकरी चली गई क्या? दूसरे पड़ोसी को बोला आप RCM कर लो, तो दूसरा पड़ोसी बोला शर्मा जी थैला खरीद लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे फादर ने कॉलोनी में सबको RCM बता दिया, जितने कपड़े पहने उनको नजर आए। और आप विश्वास करेंगे सबसे शानदार बात क्या हुई? एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। मेरे फादर ने सबको RCM बताया, ज्वाइन किसी ने नहीं किया। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन गुस्से में आके हमने बोला पापा इस काम को बंद करिए, क्या कपड़ा बेच रहे हैं आप? आपने अपनी नौकरी विदाउट पे कर दी, आप विदाउट पे के ऊपर RCM बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से घर में सैलरी नहीं आई है, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। तो मेरे फादर बोलते थे कोई बात नहीं, चलने दो, एक दिन अच्छा होगा। 2-3 महीने और निकल गए। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, सुबह दूध वाला दूध देने आता था तो बोलता था और RCM कुछ आया क्या? शाम को सब्जी वाला सब्जी देने आता तो बोलता था और RCM कुछ आया क्या? मेरी बहनें, मेरी मदर बाहर घूमने निकलती थी जयपुर में, तो हमें बोला जाता था और करोड़पतियों कहाँ जा रहे हो? हमारा नाम बदल दिया गया था। मेरे फादर को बोला जाता था RCM 1, मुझे बोला जाता था RCM 2। मेरी मदर सिस्टर को बोला जाता 3, 4, 5। हम सब के रिकॉर्ड वर्ड बन चुके थे। कॉलोनी में इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, खुद से शर्म आने लग गई थी। रिश्तेदारों के पास जाके बोलते थे तो रिश्तेदार पता क्या जवाब देते थे? अगर हमारे फंक्शन में आ रहे हो तो RCM मत लाना, अगर RCM लाओगे तो फंक्शन में मत आना। तो मेरे फादर रिप्लाई देते थे फंक्शन में नहीं आऊँगा, लेकिन RCM नहीं छोड़ूंगा। मुझे आज भी याद है उस समय मेरे फादर ने परिवार के बहुत सारे फंक्शन छोड़ दिए। हम दुश्मन बन चुके थे कॉलोनी वालों के, हम दुश्मन बन चुके थे परिवार वालों के, हम दुश्मन बन चुके थे खुद के। ये RCM हमें ऐसा लगने लग गया था जैसे ये हमारी जिंदगी के अंदर ग्रहण लगकर आ गया है। समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या गया मेरे पिता को। एक दिन हमने प्लानिंग करी, मैंने और मेरी मदर ने, आज अपन पापा पे चढ़ जाएंगे, आज RCM छुड़ा के रहेंगे। हमने प्लानिंग करी और हमने इतनी कमाल की प्लानिंग करी कि आज पिताजी RCM छोड़ के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हम सुबह से चार्ज थे, आज पिताजी से RCM छुड़ाएंगे शाम को। हमें क्या पता था उल्टा वो हमारे को लपेट देंगे। शाम को फादर ऑफिस से आया, हमने बोला RCM छोड़ो छोड़ो, हम जिद पे अड़ गए। तब मेरे फादर ने 2 बातें मेरे को बोली थी जो आज तक मेरे को याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि रवि, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, मुझे RCM की जरूरत नहीं है। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा मेरी सैलरी कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना होगी, या अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कम से कम महीने का 50,000 या लाख रुपए से कम नहीं कमाऊंगा। ये RCM बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा बेटा, मुझे जरूरत नहीं है RCM की, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की ताकत क्या है वो तेरे को बता देता हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने मुझे कहा था ये RCM बिजनेस में इसलिए कर रहा हूं कि जब तू 25-30 साल का हो जाएगा और इस दुनिया में जब तू कदम रखेगा तब तेरे को पता लगेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। हर आदमी OP शर्मा नहीं बन सकता बेटा। ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो तुझे किसी के सामने जाके 20,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जहां से ये OP शर्मा छोड़कर जाएगा वहां से रवि शर्मा चालू करेगा।
और ये बात उन्होंने मेरे को बोली थी सन 2001 में। कब बोली थी? ना कंपनी थी, ना कंपनी का बैकग्राउंड था, ना प्रोडक्ट थे और ना एग्जाम्पल थे। आज कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट है और एग्जाम्पल भी है, तो भी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा था एक दिन इस कंपनी के अंदर सामान ऑनलाइन बिकेगा, मेरे को हंसी आई। उन्होंने कहा था एक दिन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, मेरे को हंसी आई। उन्होंने कहा प्रोडक्ट की लाइन लग जाएगी, मेरे को हंसी आई। और जब 2001 में मैं हंस रहा था, वो अपनी डायरी में लिख रहे थे कि आने वाले समय में क्या क्या होगा इस आरसीएम में, और वो डायरी आज भी मेरे पास है। 2020 को उन्होंने 2001 में देख लिया था। और याद रखना मेरी बात, डायरी में लिख लेना, जिस इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया, उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लिख लो अपनी डायरी में मेरी बात, जिस आदमी ने समय को समय से पहले पहचान लिया। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पड़ोसी जो हमें चेक कर रहे थे कि इनका क्या होगा, वो आज भी चेक कर रहे हैं। वो आज मोटरसाइकिल पर है, वो आज मोटरसाइकिल पर है, और ये रवि शर्मा BMW में घूमता है। जितनी उनकी मोटरसाइकिल की कीमत है, उतनी मेरी गाड़ी का टायर आता है। ये दिया आरसीएम बिजनेस ने। अब आप सोच लीजिए ताकत क्या है इस बिजनेस की। बात ये नहीं है कि मेरे को क्या दिया, बात ये नहीं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी मैंने बताया, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़ा बंगला मेरा है, मेरी कॉलोनी की सबसे ज्यादा गाड़ियां मेरे पास है, मेरी कॉलोनी की सबसे बड़ी इनकम मेरे पास है, बिकॉज ऑफ मेरे फादर ने सन 2001 में एक सपना देखा था कि जहां से ओपी शर्मा छोड़कर जाएगा, वहां से रवि शर्मा चालू करेगा। मेरे फादर ने मेरे को एक सिस्टम देकर चले गए, और आज मैं सिस्टम को आगे बढ़ा रहा हूं। ये मेरी लाइफ हो गई, मेरी लाइफ सेट हो गई। मेरे को आज किसी के सामने जाके पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बात ये नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं आप अपने बच्चे, अपने परिवार को क्या देकर जाएंगे? बेरोजगारी, लाचारी, संघर्ष, कंपटीशन, क्या? 2 साल बाद अपने बेटे से पूछोगे तो एक ही जवाब देगा, पिताजी फाइट कर रहा हूं। 4 साल बाद पूछोगे तो बच्चा एक ही जवाब देगा, पिताजी फाइट कर रहा हूं। और 6ठे साल में बेटा पता क्या बोलेगा? पापा मैं नौकरी कर लेता हूं कहीं पे, स्कूल के अंदर मुझे 15,000 रुपये मेरा सैलरी मिल रही है। अरे करोड़ों रुपया कमा के 15,000 की सैलरी पर लगता है फिर वो बेटा जाके 16 साल पढ़ाते हो 16,000 की नौकरी के लिए, लेकिन 5 साल आरसीएम करके 50,000 कमाने की हिम्मत हमारे में पैदा नहीं होती। क्यों? अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा मेरे भाई। सिस्टम के अंदर बड़ा करना तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। देगा, भूल जाओ कंपनी भीलवाड़ा की है, भूल जाओ छाबड़ा जी आपके रिश्तेदार हैं, सब भूल जाओ। आपका टारगेट एक होना चाहिए कि मेरे को उसकी रॉयल्टी लेनी है, दैट्स इट। क्योंकि मेरा बेटे का भविष्य मुझे बनाना है, वो निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। मेरा हो गया, और आज जो मैं कर रहा हूं कल को मेरे बेटे के लिए काम आएगा। और मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मत करिए आरसीएम, करोगे क्या? करोगे क्या? आप संतुष्ट है सर? संतुष्ट है अभी आप? नहीं, किससे का संतुष्ट हूं? मैंने कभी नहीं बोला संतुष्ट हूं। संतुष्ट होता तो घर में सो रहा होता, यहाँ थोड़ी होता। अगर संतुष्ट होता तो यहाँ पसीना नहीं मारा होता बुखार में, घर में टांग डाल के खाट पे सो रहा होता, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। पैसा तो आ रहा है। संतुष्टि क्या होती है यार? संतुष्टि किस चीज की चिड़िया का नाम है? किससे सिखाया संतुष्ट होना? सर आप संतुष्ट है, क्यों संतुष्ट? मैंने बोला ना मैं संतुष्ट नहीं हूं। और अगर होता तो 7 साल से आरसीएम नहीं कर रहा होता मेरे भाई। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे वो मेरे पास आई थी। रवि शर्मा ने उस नौकरी को लात मार के आरसीएम को अपनाया। या तो मैं पागल हूं या सिस्टम में दम है। अब आप समझिएगा, सरकारी नौकरी को छोड़ के आरसीएम कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये रेवोल्यूशन, ये परिवर्तन है। और जब जब परिवर्तन आता है हमें समझ में नहीं आता, मैंने पहले ही बता दिया था। और याद रखो, अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो ये समय आपको खा जाएगा। नोट कर लेना अपनी डायरी के अंदर, अगर आप समय के साथ नहीं बदले ये समय आपको खा जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। रॉयल एनफील्ड नहीं बदली, खत्म हो गई थी। एसडी नहीं बदली, खत्म हो गई। एचएमटी घड़ी नहीं बदली, खत्म हो गई। वीसीआर नहीं बदला, खत्म हो गया। बुश टीवी नहीं बदला, खत्म हो गया। कोडेक कैमरा नहीं बदला, खत्म हो गया। जिसने अपने आप को नहीं बदला वो सारे खत्म हो गए। अरे यहां तक एक नोकिया फोन आपके हाथ में हुआ करता था, नहीं बदला, खत्म हो गया। सैमसंग क्यों चल रहा है? आए दिन परिवर्तन करता रहता है। मार्केट के परिवर्तन को आप लोग बड़े वॉच करते हो।
कि क्या नया हो रहा है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर आप वॉच करते हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हो कि कौन सा फंड ऊपर जा रहा है, कौन सा फंड नीचे आ रहा है, तो पैसा लगा देते हो मार्केट वॉच करके। जिंदगी को वॉच करते हो। और ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैं आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए बोल रहा हूँ बात, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा। चलने की बारी तो वायर तो जरूर देखें, वो जबरदस्त स्मेल है। हाँ, कुछ वैसे लोग होंगे ना, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आरसी को चेक करना है तो कहीं ना कहीं जलन तो होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोगों को किडनैप करके लाया गया है। किसी को मोटरसाइकिल की डिक्की में डाल के लाया गया, तो किसी को कार के बोनेट में, किसी को ये बोलकर लाया गया कि एक रवि शर्मा आया है, जरा उसको देख लो। तो सामने वाले ने जवाब दिया होगा, मैं भी देखता हूँ कौन रवि शर्मा आया है, ऐसे रवि शर्मा को उड़ा दिया मैंने कहीं को। ऐसे कई लोग चेक करने आए हैं यहाँ पर। चेक करना बंद कर दो मेरे भाई। मेरे को मिलते हैं लोग जो बोलते हैं, सर पहले आरसीएम का प्रोडक्ट चेक तो कर लो, उसके बाद आरसीएम करूंगा। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं मूर्ख, तू आरसीएम का प्रोडक्ट क्या खाद चेक करेगा? आरसीएम का प्रोडक्ट तेरे को चेक करेगा कि तू आरसीएम के लायक है या नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आनी चाहिए है? और 5 साल करेगा, अपनी डायरी में लिख लेना, 5 साल आरसीएम का प्रोडक्ट आपको चेक करेगा। ये प्रोडक्ट पता है क्या बोलेगा कि 5 साल से मेरे से नहाया कि नहीं नहाया, मेरे से कपड़े धोए कि नहीं धोए, मेरा न्यूट्रीचार्ज खाया कि नहीं खाया, मेरा तेल काम में लिया कि नहीं लिया। ये 5 साल आरसीएम का प्रोडक्ट आपको चेक करेगा, आप चेक नहीं करोगे। और 5 साल बाद इस प्रोडक्ट के अंदर से 3 भगवान निकलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों निकल के बोलेंगे तथास्तु, और तेरी रॉयल्टी भी आएगी, टेक्निकल भी आएगा। फैक्ट है ये, फैक्ट है। ये चेक करेगा आपको, और आपको चेक करवाना है मेरे भाई। निकाल के फेंको उन लोगों को अपनी जिंदगी से जो आपसे 2000 रुपये का सामान नहीं खरीद सकते। वो लोग जिंदगी में आपका क्या साथ देंगे? उठा के फेंको लोगों को बाहर, खत्म करो ऐसे लोगों को जिंदगी से जो आपको नेगेटिव करते हैं। निकाल के फेंको ऐसे लोगों को